हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013. So, we were discussing about share capital and debentures और आज हम उसके लास्ट सेशन पे आ गए जहां पे हम बात करने वाले हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स के बारे में और डिबेंचर का एक कंप्लीट डिस्कशन. बाय बैक ऑफ शेयर क्या होता है? क्या आपने कहीं भी कभी भी ये टर्म सुना है बाय बैक ऑफ शेयर? आपने शायद अकाउंटिंग में सुना होगा, या अगर नहीं सुना है तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब होता है जब कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदना चाहती है. तो एक तो तरीका होता है रिडेम्पशन ऑफ शेयर, राइट? जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर्स के केस में पढ़ा है कि भाई जब टर्म खत्म हो जाएगा तो पैसे आपके पास और शेयर्स हमारे पास. लेकिन ये है बाइंग बैक ऑफ शेयर्स. वंस द शेयर्स आर इशूड, इट्स विद द इन्वेस्टर्स. नाउ द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग द शेयर्स बैक. आपने एक जगह ये टर्म सुना है एंड दैट इज व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कि कहां कहां पे पैसा लगा सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का, बोनस के लिए और आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये सब राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर्स देने के लिए, बाय बैक ऑफ शेयर्स, इनके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा काम आ सकता है. वो पैसा आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बाइंग बैक ऑफ शेयर. सो वी हैव हियर बाय बैक ऑफ शेयर्स. ठीक है, बाय बैक ऑफ शेयर्स है, नॉट ऑफ डिबेंचर, नॉट ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी, जिसमें कंपनी क्या करेगी? शेयर्स वापस और पैसा बाहर. ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायबैक. नाउ कंपनीज एक्ट सेज कि आप बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के ये काम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि कई बार यहां पे क्या इन्वॉल्व है? पैसा, शेयर्स इन्वॉल्व है और आम पब्लिक इन्वॉल्व है. ऐसे केस में कंपनीज एक्ट को रूल्स बनाने जरूरी है. So we are going to read about those rules जो कि बनाए गए हैं for the buyback to take place. तो buyback से जो हमारे प्रोविजंस हैं, buyback से जुड़े जो हमारे प्रोविजंस हैं वो क्या हैं? पहले तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. ठीक है भाई, आप एक बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, बात करोगे, वहां पे एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि कंपनी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग बैक इट्स शेयर्स. फिर ऑथराइजेशन चाहिए. कहां से? दो जगह से चाहिए होती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की और मेंबर्स की चाहिए होती है बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. ठीक है, कि उन लोग क्या करें? इस चीज को अप्रूव करें that the company is thinking of buying back its shares. Do you realize that when the company buys back its shares, तो कुछ लोगों को अपनी शेयर होल्डिंग छोड़नी पड़ सकती है. ठीक है, कंपनी शेयर वापस ले लेगी, आपका पैसा आपको दे देगी, तो यू आर नो मोर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो दैट इज वाई द कंपनी टेक्स द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ मीटिंग. ठीक है, इन अ जनरल मीटिंग बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. तीसरी चीज, इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं. ऐसा नहीं कि हम जितना चाहे उतना मर्जी उठा के बायबैक कर देंगे, ये कभी नहीं हो सकता. इसकी एक लिमिट होती है, और वो क्या लिमिट होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कैन बी ऑफ 25% of the paid up share capital
क्या लिखा है? पेड अप शेयर कैपिटल, इसका मतलब है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, ये मिला के जो भी आपके पास है उसका 25% निकालिए। कंपनी अपने जीवन में सिर्फ इतना ही बायबैक कर सकती है। एक साल में कितना बायबैक कर सकती है? इन वन फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम इट कैन बाय बैक इज 25% ऑफ पेड अप इक्विटी ठीक है। पूरे जीवन में कितना कर सकती है? पेड अप शेयर कैपिटल का 25%। एक साल में कितना कर सकती है मैक्सिमम? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 25%। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। यहां पे प्रेफरेंस के पोर्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट के लिए प्रेफरेंस के पोर्शन को कंसिडर कर रहे हैं। देन देयर इज वन मोर कंडीशन and that is after buyback, यानी कि जिसे हम कहते हैं पोस्ट बायबैक, जब कंपनी के रेशियोज निकाले जाएंगे तो पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2:1। मतलब कंपनी के पास पोस्ट बायबैक जितना भी डेट होगा, और आप समझते हो कि डेट का क्या मतलब हो गया? जो भी डिबेंचर्स का भी पार्ट है वो भी, जो लोन्स वगैरह है वो भी, एनीथिंग इन एवरीथिंग इंक्लूडेड एज डेट ऑफ द कंपनी शुड बी व्हाट इज दिस? लेस देन इक्वल टू, मतलब मैक्सिमम ट्वाइस ऑफ द इक्विटी द कंपनी इज होल्डिंग। जितना भी कंपनी के पास इक्विटी है उसका दोगुने से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रेशियो कैलकुलेट करते ही बायबैक का अमाउंट निकाला जाता है। नेक्स्ट, जब बायबैक आप 10% से कम करते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो नॉट रिक्वायर्ड if not less than 10% of paid up share capital। ठीक है, अगर 10% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल से कम का बायबैक हो रहा है तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। उसके बाद जितने भी शेयर्स बायबैक हो रहे हैं वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। फुल्ली पेड अप होने का मतलब उनपे कोई भी रुपए अभी बकाया नहीं होना चाहिए, ना तो कंपनी के कॉल करने के लिए और ना तो सामने वाले के पे करने के लिए। इट शुड बी अ फुल्ली पेड अप शेयर। नेक्स्ट, ये पूरा बायबैक का प्रोसीडिंग आपका 1 साल के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। मतलब जब से आपने ये बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था कि अब आपको बायबैक करना है, तब से लेकर 1 साल के अंदर अंदर आपको बायबैक के पूरे कार्यक्रम निपटा देने, उससे ज्यादा उसे नहीं खींचना है। ठीक है, और ये जो भी कंप्लीशन ऑफ बायबैक हुआ है तब से लेकर 1 साल तक नो बायबैक।
एक बार बायबैक हुआ, फिर 1 साल तक आपको रुक जाना है। 1 साल में कोई बायबैक नहीं हो सकता। और जब से भी कंप्लीशन ऑफ बायबैक हुआ है उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर यू कैन नॉट इशू द सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो आपने बायबैक किए हैं वो सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनके तहत बायबैक होता है। इसके अलावा अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसे सेबी की पूरी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है तो उसको कंपनीज एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब आप ये तो जानते हो कि सेबी की गाइडलाइंस वो आपके एक अलग सब्जेक्ट ही होता है जिसमें सेबी के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, दैट इज कैपिटल मार्केट एंड इट्स इंटरमीडियरीज। ठीक है, तो सेबी की गाइडलाइंस आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके कोर्स में है, तो वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट दीज आर द बेसिक कंडीशंस फॉर योर बायबैक। सो इफ द क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन कि व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस फॉर बायबैक, दीज आर द बेसिक कंडीशंस ऑफ बायबैक। शुड बी ऑथराइज्ड बाय अ बोर्ड रेजोल्यूशन, शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। Special resolution is not required if buyback is of less than 10% of the paid up equity share capital. Maximum amount of buyback can be 25% of the paid up share capital. Maximum amount that can be bought back in one financial year is 25% of paid up equity share capital. तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये हाईलाइट किया है, आप प्लीज अपने पास भी इसे हाईलाइट करना, अदरवाइज आपको लगेगा कि दोनों में फर्क ही क्या है, बट दोनों में फर्क है। यहां पे प्रेफरेंस का पोर्शन कंसिडर किया गया है और यहां पे प्रेफरेंस का पोर्शन नहीं कंसिडर किया गया है। बायबैक के बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो शुड बी मैक्सिमम 2:1, यानी जो डेट है शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस ऑफ इक्विटी। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है ये देखो, अगर इसको आप दूसरी तरीके से समझो तो कंपनीज एक्ट ये कहना चाहता है कि जब आप अपने शेयर्स वापस लोगे, मतलब जब आप अपने बायबैक कर लोगे, तो तब जब आप इक्विटी निकालोगे और डेट निकालोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी ज्यादा डेट के बोझ तले रह जाए। भाई आपका मन था कि हम शेयर्स वापस ले लेते हैं, हमें नहीं इश्यू करने हैं, कैंसिल कर दो जो भी, तो तुमने वापस तो ले लिया, वापस लेके क्या करोगे, यहां रखोगे थोड़ी ना, उसको कैंसिल ही कर दोगे, मतलब आप अपनी इक्विटी कम करना चाहते हो। करेक्ट, तो जब आप अपनी इक्विटी कम करना चाहते हो तो कंपनीज एक्ट कहता है कि एक बार डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट बायबैक सिनेरियो का निकाल लेना कि कितनी इक्विटी होगी तुम्हारे पास और कितना डेट होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कंपनी ज्यादा डेट के बोझ तले रह जाए। ठीक है, 2 गुने से ऊपर तुम्हारा डेट है जितनी, तो तुम्हारी इक्विटी नहीं है, तो कल को आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकती है, लिक्विडेशन में जा सकती है। इसलिए कहा गया है कि बायबैक कीजिए, लेकिन उतने अमाउंट का मत कर दीजिए कि आपका डेट का बोझ ज्यादा हो जाए। बायबैक फुल्ली पेड अप शेयर्स का होगा, शेयर्स पे अभी किसी को पैसा देना बाकी है और आप उसकी लायबिलिटी वेव ऑफ करने के लिए पूरा का पूरा क्या करते हैं, शेयर ही बायबैक कर लेते हैं। ऐसी प्रैक्टिसेस को कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट करता है। और नेक्स्ट, जब भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके 1 साल के अंदर अंदर पूरी की पूरी आपकी बाइंग बैक की फॉर्मेलिटी खत्म हो जानी चाहिए। उसके 6 महीने के अंदर अंदर जिस शेयर को बायबैक किया है फिर से उसी को इशू नहीं करेंगे और अगला बायबैक अगले 1 साल तक नहीं करेंगे। ठीक है, दीज आर द बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस। इनके अलावा हमारे पास और भी प्रोविजंस हैं जो हमें समझने हैं, टाइमलाइंस हैं जो हमें समझनी है। सो वी आर बिगिनिंग विद इट। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आपको बाकी की चीजें अब समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। पेज नंबर 6.88, बाइंग बैक ऑफ शेयर्स। Section 68 subsection 2 provides that a company shall purchase its own shares or other specified securities if, first of all, it should be authorized by the articles. Second, a special resolution has been passed at a general meeting of the company authorizing the buyback. और ये कब required नहीं होगा? When the buyback is 10% or less than the total paid up equity capital and free reserves of the company, and this is authorized by the board resolution. The buyback is 25% or less, मतलब तभी सिर्फ कंपनी बायबैक कर सकती है जब वो 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेट पेड अप
कैपिटल, एग्रीगेट पेड अप कैपिटल का मतलब हो गया इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, एग्रीगेट का मतलब होता है सम, ठीक है, तो इट्स अ एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल विच इज इक्विटी प्लस प्रेफरेंस एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. In respect of the buyback of equity in any financial year, the reference of 25% shall be construed with respect to its total paid up equity capital in that financial year. ठीक है, तो जब यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल और ये लिखा है तो यहाँ पे फ्री रिजर्व्स भी बोल रहा है कि आप कंसिडर करो, ठीक है ना. फ्री रिजर्व्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्री रिजर्व्स का क्या मतलब होता है. ओके, जहां पे भी लिखा हो कंपनीज इक्विटी मतलब फ्री रिजर्व्स इंक्लूडेड है. द रेशियो ऑफ द एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. ठीक है, तो जब हम डेट इक्विटी रेशियो निकाले तब कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका 2:1 से ज्यादा रेशियो आ जाए. All the shares or other specified securities for buyback are fully paid up. Actually not debt equity ratio, just keep it debt ratio. ठीक है, तो डेट रेशियो आपका होता है डेट अपॉन इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस फ्री रिजर्व्स. Okay, this should be less than equals to and all the buyback of shares and other specified securities in a listed company is done in accordance with the regulations made by SEBI. ठीक है, तो SEBI buyback regulations है, उन्हें फॉलो करना पड़ता है. Time gap, no offer of buyback shall be made within a period of 1 year reckoned from the date of closure of the preceding ऑफर ऑफ बायबैक. तो जब से ये कंप्लीशन होता है तब से 1 साल तक आप अगला बायबैक ऑफर नहीं दे सकते, 1 साल का गैप रखना पड़ेगा. अब यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में एंटर करने जा रहे हैं जिसमें कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है. तो उसके साथ क्या जाएगी, जो मीटिंग में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है उस मीटिंग की जब नोटिस जाएगी उस नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा. ठीक है, याद है कैसे हम लोगों ने हर चीज के लिए एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का कंटेंट डिस्कस किया है. मतलब जब आप अपने शेयर होल्डर्स को बुला रहे हो कि आओ भाई इस बात पे वोट करो, तो सारी डिटेल तो दोगे ना, और सारी डिटेल वहां बुला के तो दोगे नहीं कि वो सोच ही ना सके. तो जब 21 डेज पहले किसी भी मीटिंग की नोटिस जाती है उस समय कंपनी सारी डिटेल शेयर होल्डर को देगी कि लो भाई ढंग से सोच समझ के आना कि तुम्हें क्या वोट करना है मीटिंग में, और जिसके लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड हैं, जिस भी रेजोल्यूशन पे वोट होने वाला है उससे संबंधित जितनी जानकारी है, जितने डिटेल्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, सारा कुछ कंपनी डिस्क्लोज करेगी. सो सेक्शन 68 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट द नोटिस ऑफ द मीटिंग एट विच द स्पेशल रेजोल्यूशन इज प्रपोज्ड टू बी पास्ड शैल बी अकम्पनीड बाय एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. क्या क्या होगा उसमें, अ फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटीरियल फैक्ट्स. मटीरियल फैक्ट्स, बात समझ में आती है. मटीरियल फैक्ट्स का मतलब जिन फैक्ट्स से किसी का डिसीजन इफेक्ट हो जाए. अब अनबन खबर है उसको भी छाप रहे हो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में. ठीक है, कंपनी की एक ईंट गिर गई, ये सब से उसको कोई मतलब नहीं है. आप ये बताइए जिससे उसको मतलब है, मटीरियल फैक्ट्स दीजिए. ठीक है, आप बायबैक क्यों करने की सोच रहे हैं, किस प्राइस पे करने की सोच रहे हैं, कितने शेयर्स की सोच रहे हैं, किस तरीके से, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें बताइए. ये उसके लिए मटीरियल फैक्ट्स हैं. द नेसेसिटी फॉर बायबैक, द क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंटेंडेड टू बी परचेज्ड, द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड एंड द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक. सो ये सारी एक रेलेवेंट डिटेल का पार्ट बनती है, मटीरियल फैक्ट्स का पार्ट बनती है. Buyback by private and unlisted companies. So we have already discussed this fact कि प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनीज को कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉलो करने और सिर्फ लिस्टेड कंपनी को सेबी के रूल्स फॉलो करने. वी आर नॉट कवरिंग सेबीज रेगुलेशंस इन आवर सिलेबस, बट वी डेफिनेटली आर कवरिंग कंपनीज एक्ट. तो यहां पे हमारा रूल 17 है जो कि बताता है कि आप जब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अपने शेयर होल्डर्स को भेजोगे
तो फिर आपको उसमें क्या क्या एनेक्स करके देना है। रूल 17 प्रोवाइड्स दैट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज the explanatory statement annexed to the notice for general meeting in respect of private company and unlisted companies for buyback of their securities shall contain the following disclosures। अब ये क्या disclosures है, ये आप देखो, अगर सिर्फ एक लेमैन की तरह भी समझो तो इतना समझ जाओ कि जितनी डिटेल एक डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हमेशा उसे रटे, लेकिन इतने से आप ये समझ जाओगे कि जितनी भी चीजें जरूरी है कि एक पर्सन अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। जैसे कि द डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग एट विच प्रपोजल फॉर बायबैक वाज अप्रूव्ड। पहले तो शेयर होल्डर को यह बताओ कि आपने खुद ने ये कब तय किया कि आप बायबैक कर रहे हो, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बायबैक, क्यों कर रहे हो, नेसेसिटी क्या हो गई, व्हाट मेड यू थिंक लाइक दिस, इज देयर अ नीड ऑफ फंड्स और इज देयर समथिंग दैट यू हैव सरप्लस फंड्स एंड यू जस्ट वांट टू कैंसिल आउट द शेयर्स, you want to decrease your shareholding, is there a threat to the company's management, ठीक है, कुछ भी क्या रीजन है, जो भी समझ में है वो आप शेयर होल्डर को डिस्क्लोज कीजिए। द क्लास ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज इंटेंडेड टू बी परचेज्ड, किस क्लास के शेयर्स हैं, कौन से शेयर्स हैं जिनके बायबैक की बात हो रही है, कितने शेयर्स, क्या मेथड आप अडॉप्ट करोगे, किस प्राइस पे बायबैक करोगे, ये जो बायबैक का प्राइस निकला है इसको कैसे आप रीच किए, मतलब यू कैन जस्ट राइट दैट बाइंग बैक एट दिस प्राइस, हम तुम्हें 100 रुपए देंगे शेयर के, हाँ तो तुम 100 रुपए पे कैसे पहुंचे ये बताओ, ताकि हम भी ये सोच सके कि हमें 100 रुपए से ऊपर मांगना चाहिए या हमें 100 रुपए से काम चला लेना चाहिए, तो आप 100 रुपए पे भी कैसे पहुंचे ये भी बताओ। द मैक्सिमम अमाउंट टू बी पेड और द बायबैक एंड द सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है, कितने का बायबैक कर रहे हो, मैक्सिमम कितना कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रही है और वो पैसा आया कहां से, क्या वो फ्री रिजर्व से तुमने लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से लिया, नए शेयर्स इश्यू करा के लिया, कैसे वो पैसा जनरेट किया ये बताइए। द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स एंड ऑफ डायरेक्टर्स एज ऑन द डेट ऑफ नोटिस, ठीक है, क्योंकि जब बायबैक होगा तो उनकी भी शेयर होल्डिंग कुछ रिड्यूस होगी, ठीक है, अगर आप शेयर होल्डर से बायबैक कर रहे हो, बट फॉर एनी रीजन प्रमोटर और डायरेक्टर की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग क्या है ये पता चल सके। A confirmation that there is no default subsisting in repayment of deposit, interest payment, redemption of debentures, payment of interest, मतलब यहाँ पे साफ साफ कंपनीज एक्ट ये कहता है कि पहले तुम ये क्लियर कर देना कि जिनको जिनको उधार का पैसा देना था, ठीक है, डिबेंचर उसके ऊपर इंटरेस्ट, डिपॉजिट उसके ऊपर इंटरेस्ट, बैंक से लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट, ये सारी चीजें तो कंपनी के ऑब्लिगेशन में आती है, तो तुमने पहले क्या अपनी बाहर की ऑब्लिगेशन पूरी कर रखी है, अगर ऑब्लिगेशन बाहर की पूरी कर रखी है तब तो तुम बाय बैक के लिए आगे बढ़ो, ठीक है, अदरवाइज जो पहले पैसा है पहले उससे अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करो। A confirmation that the board of directors have made a full inquiry into the state and affairs and prospects of the company and they have formed the opinion there shall be no grounds that the company could be found unable to pay its debts, the company shall be able to meet its liabilities and it is in no case getting rendered insolvent within a period of 1 year from that date and the directors have taken into account the liability including prospective and contingent as if the company were being wound up। अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से एक आश्वासन भी चाहिए, एक सद्भावना सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्या कि आप लिख के दीजिए कि अगले 1 साल तक हमारे इंसॉल्वेंट होने के चांसेस नहीं है। मतलब अगर आप ये प्रपोजल दे रहे हो कि कंपनी के पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया है और कंपनी अब अपने शेयर होल्डर्स को प्रपोजल दे रही है कि क्यों ना ये पैसे से हम तुम्हारे शेयर्स खरीद लें, अच्छा तो भाई जिनकी कंपनी उन्होंने कहा कि क्या तुमने देख लिया कि तुम्हारी ऑब्लिगेशन सारी पूरी है, कहीं ऐसा तो है नहीं कि बाहर को देने वाला कोई पैसा अभी रह गया है और तुमने नहीं दिया है। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये लिख के दो कि हम इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएंगे, ठीक है, इंसॉल्वेंट होने का मतलब कहीं हमारा दिवालिया तो नहीं निकल जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को तुम बोलोगे तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है एंड द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स और हाथ झाड़े चल दोगे हमारा सबका पैसा डूब जाएगा। तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक कंफर्मेशन देनी पड़ती है दैट 1 साल तक कंपनी नहीं डूब रही है, अपने डेट्स वगैरह सब पे कर लेगी और
ये बोलने में डायरेक्टर्स ने अपनी कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी ध्यान में रखना है, मतलब जो लायबिलिटी अभी बुक्स में आई नहीं है लेकिन आ सकती है, उनको भी ध्यान रखकर ये स्टेटमेंट दिया गया है. A report addressed to the board of directors by the company's auditors stating that they have inquired into the state of affairs of the company, the amount of the permissible capital payment for securities in question in their view properly determined, and that the audited accounts on the basis of which calculation with reference to buyback is done not more than 6 months old from the date of offer document. मतलब शेयर होल्डर कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी के ऑडिटर का भी स्टेटमेंट लगा दीजिए, कि मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी के ऑडिटर से भी सारी जांच पड़ताल करा ली है कि उनके हिसाब से अफेयर सही है, बायबैक का अमाउंट इस तरीके से डिराइव किया गया है और अभी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है. और जिस ऑडिटेड अकाउंट्स पे वो लोग रिलाई कर रहे हैं वो 6 महीने से पुराना नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप खड़े हैं इस डेट पे और आप कह रहे हैं इस डेट के अनुसार ये 1 साल पुराना हो गया. 1 साल में क्या क्या बीत जाता है पता नहीं. तो 6 महीने का एक बेंचमार्क बनाया गया है, ठीक है, कि जो भी आप यहां बोलोगे कि यहां पे कंपनी का स्टेट ऑफ अफेयर्स ठीक है या इन लोगों ने सब कुछ ठीक से चेक कर लिया है, परमिसिबल लिमिट कैलकुलेट की है, वो यहां से यहां पे एक बैलेंस शीट बनाओ और उसके आधार पे बताओ, ठीक है. 6 महीने से पुरानी ऑडिटेड अकाउंट्स के बेसिस पे मत बताओ. The board of directors have formed the opinion on reasonable ground that the company having regard to its state of affairs shall not be rendered insolvent. ठीक है, so we have discussed this. So that is the explanatory statements details. ठीक है, जितनी भी डिटेल एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जानी है वो यहां पे डिस्कस की गई है कि इतना कुछ आप कंपनी के शेयर होल्डर को बताओगे बिफोर यू कॉल देम to give a vote on your resolution. ठीक है, that is all about your explanatory statement. Now we are moving forward कि कैसे ये प्रोसीजर होता है और इसकी टाइमलाइंस क्या होती हैं. तो ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टर्म्स एंड कंडीशंस. भाई बायबैक की ये हैं टर्म्स एंड कंडीशंस. बायबैक का प्रोसीजर क्या होता है? तो सबसे पहले एक लेटर ऑफ ऑफर होता है. अब आप समझ रहे हो कि पहले एक ऑफर लेटर या प्रोस्पेक्टस टाइप का डॉक्यूमेंट क्यों रिलीज किया गया था कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको शेयर देंगे. अब फिर से एक लेटर ऑफ ऑफर निकाला जा रहा है कि हम आपको पैसा देंगे, आप हमें शेयर दे दीजिए. ठीक है, मतलब जो भी है ये एक ऑफर ही है ना, दैट आई ऑफर यू मनी, इन रिटर्न यू ऑफर मी शेयर्स, यू गिव मी शेयर्स, राइट. तो ये क्या एक डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, लेटर ऑफ ऑफर. ये लेटर ऑफ ऑफर सबसे पहले इट हैज टू बी फाइल्ड विथ आरओसी. ठीक है, ये लेटर ऑफ ऑफर सबसे पहले किसके साथ फाइल करना, इट हैज टू बी फाइल्ड विद आरओसी इन फॉर्म नंबर SH8. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आप ये लेटर ऑफ ऑफर आरओसी के पास फाइल कर दोगे, वहां से मैक्स 20 डेज के अंदर अंदर आपको यू हैव टू डिस्पैच दिस टू शेयर होल्डर्स. यहां से मैक्सिमम 20 दिन के अंदर अंदर इट हैज टू बी डिस्पैच टू शेयर होल्डर्स. जब से डिस्पैच किया तब से 15 से 30 दिन का ये एक आपके पास टाइमलाइन होता है. ठीक है, मतलब यहां से 15 दिन, यहां से 15 दिन रुक जाइए. ओके, और फिर जो 15 से 30 दिन वाला पीरियड चलेगा, इसमें आपका ये ऑफर ओपन होता है.
ठीक है, 15 से 30 दिन के लिए आपको ओपन रखना पड़ता है। तो एक्चुअली ये 15 ही दिन ओपन है, पर कहां से, यहां से मैक्सिमम 30 डेज, और शुरू कब होना है, मैक्सिमम 15 डेज से ये शुरू होना है। तो सिर्फ इतने ही दिन ये ओपन रहेगा फॉर बाइंग बैक। यू अंडरस्टैंड? जैसे मान लीजिए आपने डिस्पैच किया 1 अप्रैल को, तो ये ओपन कब से हो सकता है, 15 अप्रैल को, और क्लोज हो जाएगा 30 अप्रैल को। अंडरस्टूड? इस तरीके से ये टाइमलाइंस है। वंस द ऑफर क्लोजेस, तब आपको 15 दिन, कंपनीज एक्ट कहता है 15 दिन लीजिए मैक्सिमम। और क्या कीजिए, वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर कर लीजिए आप। ओके, 15 दिन के अंदर अंदर आप ऑफर्स वेरीफाई कर लीजिए, सबने सही डिटेल्स दी है कि नहीं, सबने सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारे प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज फॉलो किए हैं नहीं। यू हैव टू वेरीफाई दी ऑफर। इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक इन इट, ठीक है, अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत समझ में आती है तो एक्चुअली यहां से 21 डेज, ठीक है, इसका मतलब हो गया यहां से कितना, यहां से 6 दिन के अंदर अंदर रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम समझ में आई है तो जब से ऑफर क्लोज होता है, यहां पे ऑफर क्लोज हो गया, ठीक है, यहां से ऑफर क्लोज हो गया, वहां से 15 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई कर लीजिए, और वहां से 21 दिन में रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दीजिए। मतलब यहां से कितना हो गया, यहां से 6 दिन। अगर एक्सेप्ट करना है, अगर एक्सेप्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जब से आपके ये 21 दिन खत्म हो रहे हैं तब से आप मैक्सिमम 7 डेज ले सकते हैं। मतलब आप समझ जाइए 15 दिन के बाद कितना, और आपको कितना मिल जाएगा, 2 हफ्ते और मिल जाएंगे। तो यहां पे 7 डेज और लीजिए। और अगर आप एक्सेप्शन कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर, or I can write this way, wait. अब यहां पे if accepted है, so you have to पे शेयर होल्डर्स, ठीक है। और अगर रिजेक्टेड है तो फिर रिटर्न देयर शेयर सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो, ये आपकी पूरी एक बायबैक की टाइमलाइन बन रही है। आपको पता है कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो क्या होता है, कंपनी क्या करती है, लोगों को शेयर सर्टिफिकेट देती है, राइट। जब कंपनी इशू करती है तो शेयर सर्टिफिकेट देती है और पैसे लेती है। लेकिन अब इसी का रिवर्स केस है बायबैक। इसी को आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। तो बायबैक में क्या होगा, कंपनी
अब क्या देगी? मनी देगी और बदले में क्या लेगी? शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन अगर हमने किसी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो उसको पैसा नहीं देंगे, उसका शेयर सर्टिफिकेट उसको वापस कर देंगे कि भाई ऐसा है कि हम ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये पूरी टाइमलाइन है आपकी जो ऐसे वर्क करती है। ओके, इसके अलावा कंपनी कैसे कैसे बायबैक कर सकती है? व्हाट आर द मोड्स ऑफ बायबैक? कंपनी के पास क्या क्या मोड्स होते हैं? फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, हम उन्हीं से अलग से कह दें कि आप हमसे पैसा ले लीजिए और हमें हमारे शेयर्स दे दीजिए। ठीक है, दूसरा होता है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का क्या मतलब? जैसे भाई मेरा शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, जैसे शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, सब लोग शेयर खरीद रहे हैं, वैसे ही कंपनी ही जाके अपना ही शेयर मार्केट से ही खरीद ले। बात समझ में आई? एक तरीका था कि हमने अपने शेयर होल्डर्स से बोला कि आप पैसे रखो, शेयर्स हमें दे दो, खत्म, हमारे बीच में बात हो गई। दूसरा है कि हमारे शेयर होल्डर्स को अभी हमने कुछ बोला ही नहीं और हम क्या कर रहे हैं? मार्केट से बायबैक कर ले रहे हैं। तो मैम उसमें भी पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स, प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया, जैसे बाजार से बाकी लोग हमारे शेयर खरीद रहे हैं, वैसे हमने अपने ही शेयर बाजार से खरीद लिए। मतलब कि जहां कहीं दिखे कि भाई इस कंपनी का इतना शेयर कहां गया, तो उस कंपनी ने ही इसे खरीद लिया। ठीक है, दैट इज अनदर वे ऑफ बाइंग बैक। एंड देन वन मोर वे इज ठीक है, जिन एम्प्लॉइज को क्या दिए थे हमने, ईसॉप या स्वेट इक्विटी के ऑप्शंस दिए थे, उन्हीं के साथ हम फिर से रीनेगोशिएट करके अपने शेयर्स फिर से खरीद ले। सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ बायबैक। ओके, अब यहां पे आप देखो पेज नंबर 6.90, द लेटर ऑफ ऑफर, रूल नंबर 17, रूल नंबर 17(2) प्रोवाइड दैट कंपनी विच हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन shall before the buyback file with the registrar of company a letter of offer। ठीक है, तो जब इसके पहले कि हम शेयर होल्डर को दें लेटर ऑफ ऑफर, हमें पहले रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा लेटर ऑफ ऑफर। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के बाद such letter of offer shall be dated and signed on behalf of the board of directors of the company by not less than 2 directors, one of whom shall be MD। तो ये जो लेटर ऑफ ऑफर है, इट शुड बी अगर कंपनी में कोई एमडी है तो एमडी तो साइन करेगा ही करेगा, इसके अलावा एक और डायरेक्टर करेगा। The letter of offer shall be dispatched to the shareholders or security holders immediately after filing the same with the registrar of companies, but not later than 20 days from its filing with the registrar of company. 17(5) rule number 17(5) provides that offer of buyback shall remain open for a period not less than 15 days and not exceeding 30 days from the date of dispatch of offer letter। अब आपको समझ में आ गई ये टाइमलाइन कि यहां से 20 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम आपका ये डिस्पैच हो जाना चाहिए। जब से डिस्पैच हुआ है तब से 15 दिन रुक जाओ, ऑफर ओपन कर दो, फिर 15 दिन के लिए ऑफर ओपन रखो और फिर
यहां पे क्लोज कर दो ऑफर, दैट मीन्स यहां से 30 डेज मैक्सिमम पे ऑफर क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। Next is Rule 17(6) provides that in case of number of shares or other specified securities offered by the shareholder or security holder is more than the total number of shares to be bought back by the company, the acceptance per shareholder shall be on a proportionate basis. तो जैसे हम लोगों ने प्रो राटा अलॉटमेंट के बारे में पढ़ा है, जिसमें कंपनी शेयर कम ऑफर करती है लेकिन लोग खरीदने वाले ज्यादा खड़े होते हैं, उसी तरीके से बायबैक में भी यही रिवर्स केस है। जितने शेयर कंपनी कह रही है कि मुझे वापस लेने हैं, उससे ज्यादा लोग बाहर ऑफर करने के लिए बैठे हैं कि हाँ हमसे भी ले लो, हमसे भी ले लो, तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, प्रो राटा आपको सबके शेयर्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर प्रोवाइड्स दैट द कंपनी शैल कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर रिसीव्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर। 15 दिन के अंदर अंदर वो वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। देन और अगर आपने उतने में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है तो समझ जाएंगे कि कोई रिजेक्शन नहीं है। फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर एंड द शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज लॉट शैल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड अनलेस द कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन इज मेड विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर। मतलब अगर आपको रिजेक्शन की कम्युनिकेशन करनी है तो फिर आप यहां से 21 दिन के अंदर अंदर कर दीजिए, यानी कि जब 15 दिन में आपको वेरिफिकेशन आपने किया, उसके 6 दिन के अंदर अंदर आप ये देख लीजिए कि आपको किसका रिजेक्ट करना है ऑफर। Bank account rule 17(8) provides that the company shall immediately after the date of closure of offer open a separate bank account and deposit therein such sum as would make the entire sum due to be payable as consideration for the shares tendered। जो बायबैक का प्राइस फाइनल हुआ है और जिसपे जितने शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लिया, आपको समझ में आ गया कि आप कितने शेयर्स एक्सेप्ट कर रहे हो, कितने हटा रहे हो, तो वहां पे आपका बायबैक का अमाउंट फाइनल होगा कि कंपनी को कितने पैसे देने हैं, हर शेयर को इतने पैसे देने और इतने शेयर्स के पैसे देने हैं। टोटल बायबैक का अमाउंट फॉलो हो गया। अब उसको क्या करना है, उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आप जमा कर दीजिए। इस पैसे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये सिर्फ जिन शेयर होल्डर्स को जाना चाहिए वहीं जाएंगे। रूल 17(9) provides that the company shall within 7 days from 21 days from the closure of offer, देखो 7 days फ्रॉम 21 days फ्रॉम क्लोजर ऑफ ऑफर, ठीक है, क्या करेगी, अगर एक्सेप्ट किया है तो शेयर होल्डर्स को पे कर देगी पैसा, और अगर रिजेक्ट किया तो उनको उनके शेयर सर्टिफिकेट वापस कर देगी, ठीक है। यही यहाँ पे टाइमलाइन फॉलो होती है। अगर आप ये टाइमलाइन ध्यान रखोगे तो आपका पूरा प्रोसीजर एकदम वर्ड बाय वर्ड याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। और यहां से फिर 7 दिन मिले, ठीक है, यहां से 7 डेज, क्योंकि यहां पे आपका बायबैक कंप्लीट हो जाता है, यहां से 7 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू फिजिकली डिस्ट्रॉय दी सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ये जो शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हो उनके जो शेयर सर्टिफिकेट है वो फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देने। क्यों डिस्ट्रॉय कर देने, नहीं तो डुप्लीकेशन हो सकती है। भाई जिनसे हमने शेयर वापस ले लिया और जिनको उनका पैसा दे दिया, अब उनके शेयर सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट है, क्योंकि ज्यादातर तो डीमैट फॉर्म में होती है, तो उस केस में आपको वो फिजिकली डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। Time limit section 68 subsection 4 provides that every buyback shall be completed within a period of 1 year from the date of passing of the special resolution या board resolution, जो भी केस है। अगर 10% से कम का बायबैक कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन में ही काम हो जाएगा।
अगर उससे ज्यादा का बायबैक कर रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन में काम होगा। तो जब से भी आपको ये परमिशन मिली थी तब से लेके 1 साल के अंदर अंदर आपका ये पूरा काम हो जाना चाहिए। सोर्स क्या हो सकता है? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, फ्रॉम ओपन मार्केट, या फिर आप अपने एम्प्लॉइज से खरीद लो। सो वी हैव डिस्कस दैट। नेक्स्ट कम्स इज अ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। ये जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है, दिस हैज टू बी filed with ROC, form number SH9. Very important, applicable only for listed companies। देखो, लिस्टेड कंपनीज आप समझ रहे हो, उनके ऊपर जिम्मेदारी किसी भी अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दे आर डीलिंग विथ पब्लिक मनी, एंड व्हेन आई से पब्लिक आई मीन मासेस। ठीक है, आम जनता जिसने कंपनी की प्रेस्टीज पे भरोसा किया और सबसे ज्यादा जिसने स्टॉक मार्केट पे भरोसा किया, जिसे सेबी रेगुलेट कर रही है। तो जब लिस्टेड कंपनी बायबैक करती है तो उसको एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट एक्चुअली लिस्टेड कंपनी का एक अपने लिए दिया डिक्लेरेशन है कि हमने अपनी तरफ से सब कुछ चेक किया है। हम ये बात सर्टिफाई करके आपको दे रहे हैं कि अगले 1 साल में हमारी सॉल्वेंसी को कुछ नहीं होने वाला। मतलब हम कभी भी वी वोंट बी अनेबल टू पे आवर डेट्स। 1 साल के अंदर अंदर ऐसे कोई हालात नहीं आएंगे जिसमें कि हम इंसॉल्वेंट हो जाएं अचानक से। ठीक है, ये सर्टिफिकेट अभी तक क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी क्या करेगी, अपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये बात लिख देगी। ठीक है, हमारे अंदर ही अंदर भाई सर्क्यूलेट होना है। अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी को तो कुछ भी क्या करना है, सेबी को तो देना नहीं है। ठीक है, तो फिर वो क्या की अपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बस लिख दी कि हाँ ठीक है हम इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे। लेकिन लिस्टेड कंपनी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। उसको ये सिर्फ लिखना नहीं है, उसको ये बात आरओसी को लिख के देनी है एक डिक्लेरेशन की तरह कि हमने सब कुछ वेरीफाई किया है और हम इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे। ठीक है, तो यहां पे गंभीरता ज्यादा है, इसलिए प्रोसीजर भी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। So section 68 subsection 6 provides that a listed company before making a buyback shall file with the registrar and SEBI. ठीक है, this has to be this ठीक है, a declaration of solvency in form number SH9. This has to be signed by at least 2 directors, one of whom shall be MD, if any. And it is going to be verified by an affidavit to the effect that the board of directors of the company has made a full inquiry into the affairs of the company, as a result of which they have formed an opinion that it is capable of meeting its liabilities and will not be rendered insolvent within a period of 1 year from the date of declaration adopted by the board. ठीक है, तो ये बात जो अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिख के दे रही है, लिस्टेड कंपनी को वही बात आरओसी को बतानी है, आरओसी को लिख के देना है।
फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ दिस एफिडेविट, ठीक है, जब से भी उन्होंने ये बात अडॉप्ट की है, जब से भी बोर्ड में डिसाइड हुआ है, तब से 1 साल तक वो इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे हैं। यही आपका सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है। तो इस पे कई बार शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, ओके, इस पे कई बार शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, 5 नंबर का आ जाता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स उसमें इलस्ट्रेट करने हैं। दैट इज अबाउट योर सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिस्ट्रॉइंग फिजिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। हमने प्रोहिबिशन के भी बारे में बात कर ली है कि 6 महीने के अंदर अंदर कंपनी सेम क्लास के शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। क्या उसमें कोई एक्सेप्शन है? हाँ, अगर उसे बोनस शेयर्स इश्यू करने हैं तो वो कर सकती है, या इसके अलावा अगर कंपनी ने बहुत पहले कोई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू किए थे, जो कि अब अराउंड दिस टाइम ही कन्वर्ट होने वाले हैं, तो उस पर भी कोई रोक नहीं है, बट आप अलग से इशू नहीं कर सकते, फ्रेश इशू या फर्दर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। देन इज सेक्शन 68 सब सेक्शन 9, तो जहां पे आपने वो लिखा था कि अगले 6 महीने तक इशू नहीं कर सकते, वहां पे स्टार मार्क बना के एक्सेप्शन लिख दीजिए। जहां पे आपने लिखा था वहां पे स्टार मार्क बना के एक्सेप्शन लिख दीजिए। बोनस शेयर्स और पास्ट सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशंस। कैसी ऑब्लिगेशंस? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर, अगर इस तरह का कुछ भी ड्यू है तो वो कन्वर्ट हो सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। Section 68 subsection 9 provides that where a company buys back its shares or other specified securities, it shall maintain a registers. ठीक है, the consideration paid for the shares or register bought back, the date of the cancellation, ये सारी जितनी भी डिटेल है वो सारा कुछ उसमें डेट वाइज मेंशन होगा द रजिस्ट्रार, और ये किसमें सबमिट होगा? SH10 में। द रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी and it will be in the custody of company secretary. So this is something that we have been reading. Then comes return. तो return जो listed company है उस पे एक और obligation डाली गई है और वो है return की। SH11 में, फॉर्म नंबर SH11 में listed company को अपने buyback की पूरी डिटेल फाइल करके ROC को सबमिट करनी है। Section 68 subsection 10 provides that a listed company shall after the completion of buyback फाइल विथ रजिस्ट्रार एंड सेबी। लिस्टेड कंपनी को सारी चीजें आरओसी के साथ साथ सेबी को भी देनी पड़ती है। अगर आपके एग्जाम में प्रोसीजर को लेके क्वेश्चन आए तो आप यहां क्या करोगे? फिजिकली डिस्ट्रॉय के बाद एक और पॉइंट लिखोगे कि फॉर लिस्टेड कंपनी, सॉरी फॉर लिस्टेड कंपनी आप 2 और पॉइंट लिखोगे। कब? यहां पर सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का, लेटर ऑफ ऑफर के साथ साथ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का, और फिजिकल डिस्ट्रॉइंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के बाद एक रिटर्न भरने का। ये 2 पॉइंट और आप लिस्टेड कंपनी के लिए लिखोगे तो उससे आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो जहां पे आपने लेटर ऑफ ऑफर लिखा था वहां पे आप स्टार मार्क बना के लिख दीजिए फॉर लिस्टेड कंपनी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट हैज ऑल्सो बी सबमिटेड। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट नीड्स टू बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर SH9। ठीक है, ये चीज आप यहां पे लिख दीजिए, क्योंकि जब आप प्रोसीजर लिखो तो आप कंप्लीट लिखो, जिससे कि सामने वाले को इससे दिक्कत ना हो। और कभी भी एग्जाम में अगर केस बेस्ड आ गया कि एबीसी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, गिव द प्रोसीजर फॉर बाइंग बैक ऑफ शेयर, डू नॉट फॉरगेट अबाउट सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट एंड द रिटर्न।
ठीक है, क्योंकि वहां पे अलग से मेंशन कर दिया है कि ये एक लिस्टेड कंपनी है। और अगर लिखा हो कि एक लिस्टेड कंपनी नहीं है तो फिर आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट और रिटर्न के बारे में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगेन ये किसके लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए। फॉर्म नंबर SH11 कितने दिन में जाना चाहिए, कंप्लीशन ऑफ बायबैक हुआ तब से 30 डेज के अंदर इट हैज टू बी फाइल्ड विद ROC एंड सेबी। जिसमें क्या रहेगा, जिसमें सारी डिटेल्स रहेगी। ओके, नो रिटर्न, नो सच रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड बाय एन अनलिस्टेड कंपनी। और इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट जाएगा इन फॉर्म नंबर SH11 साइन बाय 2 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर सर्टिफाइंग दैट बायबैक हैज बीन मेड इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, व्हाट इज द पनिशमेंट, अगर कोई कंपनी इसको फॉलो नहीं करती है तो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की इस पे पनिशमेंट है। और जेल भी है डायरेक्टर को, विच इज गोइंग टू एक्सटेंड, विच मे एक्सटेंड अप टू 3 years। देन कम्स व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। इन सब के बीच में कंपनी की ऑब्लिगेशंस क्या है और प्रोहिबिशन कब कब है कि कंपनी कहां कहां से बायबैक नहीं कर सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट। व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। आपको अभी तक क्या समझ में आया कि कंपनी का ऑब्लिगेशन क्या है। भाई जितना भी ये प्रोसीजर है ये पूरा कुछ कंपनी की ऑब्लिगेशन है, मतलब लेटर ऑफ ऑफर देना कंपनी की ऑब्लिगेशन है। जिनको आपने शेयर सर्टिफिकेट आप जिनसे वापस ले चुके हो उनको कैश में ही पे करना। कैश में पे करने का मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि एक शेयर वापस दो दूसरा शेयर ले लो, एक शेयर वापस लो और हमसे कुछ और ले लो। ठीक है, ये नहीं चलेगा। शेयर के बदले पैसा, जैसे पहले पैसे के बदले शेयर। ठीक है, तो खाली वो कैश में ही पे हो सकता है और जो भी पैसा आपको उनको देना है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। The letter of offer shall contain true and factual material information and shall not contain any misleading information. And it should state that directors of the company accept the responsibility for the information contained in such document. Second, the company shall not issue any new shares including by way of bonus shares from the date of passing of special resolution authorizing the buyback till the date of closure of offer. तो ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक आपका बायबैक चल रहा है तब तक आप कोई नए शेयर इशू नहीं करोगे। अगले 6 महीने में भी नए शेयर इशू नहीं करोगे, लेकिन बोनस कर सकते हो। मतलब आप यहां पे देखो, जब आपका बायबैक चल रहा है यहां से बायबैक शुरू हो गया, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ बायबैक तक नो न्यू शेयर्स कैन बी इशूड। ठीक है, नॉर बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, मतलब बोनस शेयर्स भी नहीं। यहां से अगले 6 महीने, ठीक है, सेम क्लास ऑफ इक्विटी कैन नॉट बी इशूड। बट क्या बोनस हो सकता है? हाँ, यहां पे बोनस हो सकता है। और यहां से 1 ईयर तक नो बायबैक। एक बार बायबैक किया तो 1 साल का गैप। The company shall confirm in its offer the opening of a separate bank account adequately funded to pay the consideration by way of cash. The company shall not withdraw the offer once it has announced. तो जैसे एक बार बोनस शेयर अनाउंस हो गया, आप वापस नहीं ले सकते। डिविडेंड अनाउंस हो गया, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। वैसे ही बायबैक अनाउंस हो गया, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। The company shall not utilize any money borrowed from banks or financial institutions for the purpose of buying back.
तो बायबैक के लिए आप कोई भी पैसा जो कि आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह से लिया है उसे यूज नहीं कर सकते. The company shall not utilize the proceeds of an earlier issue of the same kind of share for the purpose of buyback. पहले वही शेयर इशू करके पैसा लिया, फिर उन्हीं शेयर को वापस करके पैसा दे रहे हो, ठीक है, ये काम नहीं करना है. तो हमने पढ़ा है कि बायबैक कहां से फंड होता है. अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा है तो वो फंड हो जाता है. ठीक है, तो ये ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, आपको आसानी रहेगी. ओपनिंग ऑफ सेपरेट बैंक अकाउंट. ठीक है, तीसरा है ये आपकी टाइमलाइंस. चौथा है लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, या फिर बैंक्स. cannot be used for buyback. Next, proceeds from same class of equity. Cannot be used for buyback. उसके अलावा कंपनी कैन नॉट विदड्रॉ द ऑफर वंस डिक्लेयर्ड. ठीक है, एक बार अनाउंस हो गया, इट कैन नॉट बी टेकन बैक. सो दीज आर दी ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी जो हमने यहां पे अभी अभी डिस्कस की. इसके अलावा द प्रोहिबिशन ऑन बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. सेक्शन 70 प्रोवाइड्स दैट नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी. मतलब क्या है कि कंपनी क्या कर रही है, अपनी ही सब्सिडरी कंपनी के थ्रू बायबैक कर रही है, वो नहीं कर सकते. ठीक है, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिन्होंने ही आपके कंपनी में पैसा लगाया उन्हीं के साथ आप बायबैक रूट कर रहे हो. दिस इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस. इफ अ डिफॉल्ट इज मेड बाय द कंपनी इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड ईदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इंटरेस्ट मतलब कोई भी जो ये ड्यू ऑब्लिगेशन वाले पैसे होते हैं, इसमें आपने कोई भी डिफॉल्ट की थी तो जब से डिफॉल्ट की थी तब से 3 साल तक बायबैक नहीं कर सकते. तो बायबैक करने के पहले 3 साल चेक करने पड़ते हैं कि कोई भी डिफॉल्ट उसमें नहीं है. तो दैट इज वन प्रोहिबिशन ऑन द कंपनी कि जब से डिफॉल्ट किए तब से 3 साल तक का बायबैक नहीं कर सकते. इफ अ डिफॉल्ट इज मेड बाय द कंपनी इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड ईदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, इंटरेस्ट पेमेंट देयर ऑन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन, मतलब जो भी ऑब्लिगेशन वाली चीज है, द बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड इफ द डिफॉल्ट इज रेमेडीड and a period of 3 years has elapsed after such default ceased to exist. मतलब जब से हमने डिफॉल्ट ठीक की है तब से 3 साल बीत चुका है, अब हम बायबैक कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज द केस. तो
यहां पे आप लिख सकते हो, इसके नीचे आप लिखिएगा डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ, तो जितनी भी वो चीजें हैं, ठीक है ना, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, ये जो भी कुछ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, दिस डिफॉल्ट वॉज मेड गुड, मतलब ठीक कर दिया था, पैसा दे दिया था, तब से 3 years passed, now buyback can take place, ठीक है। अब बायबैक हो सकता है, मतलब जब भी बायबैक करो पीछे के 3 साल देखने पड़ेंगे कि डिफॉल्ट हुए 3 साल नहीं, डिफॉल्ट ठीक किए 3 साल हो गया क्या, तब तो हम बायबैक कर सकते हैं। सो दैट इज योर इंटायर डिस्कशन अबाउट बाइंग बैक ऑफ सिक्योरिटीज। यहां पर हमारा डिस्कशन अबाउट शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स खत्म होता है।